हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग का वो एक सीपीयू जो एक सी प्रोग्राम होता है। तो सबसे पहले तुम लोग का कुछ ना कुछ डाउट रहता है कि हम लोग का वो जो स्कैनर क्या होता है, प्रिंटफ क्या होता है, हम लोग किस लिए प्रिंटफ यूज़ करते हैं, किस लिए स्कैनर यूज़ करते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग होता है, बहुत सारा डाउट रहता है। तो वो चीज़ हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा कि प्रोसेसिंग मेरा चलता है कैसे है एक सीपीयू में। ठीक है, जब भी मैं कंप्यूटर को कुछ डाटा देता हूँ तो कैसे होता है। तो सबसे पहले तुम लोग को याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी एप्लीकेशन मेरा चलता है, मोबाइल हो या फिर सिस्टम हो, जो कुछ भी हो, जहाँ पे भी हो, ईच एंड एवरी प्रोसेसिंग कहाँ पे चलता है। तुम्हारा सब कुछ चलता है, हमारा एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ रन होता है मेरा रैम में। ठीक है, रैम क्या होता है, तुम्हारा एक मेमोरी होता है। जैसे ही मैं कुछ एप्लीकेशन रन करता हूँ, जैसे कि तुम कुछ भी गेम खेलते हो रैम में चलता है, या फिर तुम पेंट ओपन करते हो तो रैम में चलता है। इवन तुम कुछ नोट पैड ओपन करके कुछ भी लिखते हो, एडिट करते हो, वो भी रैम में चलता है। कुछ भी गाना वगैरह सुन रहे हो, वो प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है, रैम में चलता है। तो ईच एंड एवरी प्रोसेसिंग कहाँ पे तुम लोग का चलता है, रैम में चलता है। ठीक है, लेकिन कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल तुम्हारा हमेशा प्रोसेसर ही करता है। जैसे कि सोच लो, अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ या फिर कुछ खाना खा रहा हूँ तो किसके सहारे कर रहा हूँ, मतलब होता कैसा, मैं हाथ में कर रहा हूँ, मेरा हैंड में कर रहा हूँ, बाई हैंड में कर रहा हूँ, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो उसी तरह कंप्यूटर में जो कुछ भी एप्लीकेशन रन होता है, सब कुछ कहाँ पे रन होता है, रैम में रन होता है। लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है, प्रोसेसर रन करता है, प्रोसेसर कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही थोड़ा देख लेते हैं। तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते क्यों है, सबसे पहले दिमाग में आता है किस लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। हम लोग के पास तो बहुत सारा चीज़ है। हम लोग को, मेरे पास एक्सेल है, वर्ड है, मैं एक्सेल में कुछ भी कैलकुलेशन चाहता हूँ एक्सेल में कर सकता हूँ, वर्ड में मैं अगर कुछ नोट्स बनाना चाहता हूँ तो वर्ड में कर सकता हूँ। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लिए पढ़ता हूँ? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे कब चाहिए होता है, जब मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर कुछ चीज़ बाय इंस्ट्रक्शन मेरे से ले। मतलब कंप्यूटर जो कुछ भी मुझे आउटपुट देगा, वो कहाँ से देगा आउटपुट, वो मोस्टली मतलब मेरा इंस्ट्रक्शन लेके उसको प्रोसेस करके मुझे वो आउटपुट देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जब सोचो कि तुम लोग का जो एटीएम होता है, तो एटीएम में जो कुछ भी होता है, जैसे कि तुम लोग जाते हो कार्ड को, मतलब वहाँ पर कुछ भी करते हो, तो पासवर्ड देते हो, तुम लोग का कैश विड्रॉ करते हो या फिर तुम लोग का डिपॉजिट भी करते हो। तो वो सब कुछ कैसे होता है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो सॉफ्टवेयर चल रहा होगा। तो वो क्या होता है ना, ह्यूमन वो जो खुद से कुछ लिखा गया होगा इंस्ट्रक्शन, तभी जाके मुझे वहाँ पे वैसे कुछ रन करता है। तो छोटा मोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वैसे ही जब मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से मेरा कुछ इंस्ट्रक्शन दूँ और वो इंस्ट्रक्शन रन करके मुझे मेरे हिसाब से आउटपुट मिले, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसका भी कुछ प्रोसेसिंग, मतलब उसका भी कुछ प्रोसेस होता है कि मैं कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि कंप्यूटर को मेरे हिसाब से, और वो कैसे रन करके मुझे आउटपुट देगा। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में कैसे प्रोसेस होता है एक्चुअली में कोई डाटा हम लोग जब देखते हैं। सोच लो कि हम लोग कुछ कैलकुलेटर में कुछ 2+5 करते हैं, तो उसका आंसर मुझे जो 7 मिलता है कैसे मिलता है, या फिर कुछ हम लोग कुछ लिखते हैं, कुछ गेम करते हैं, कैसे होता है, कैसे है। सोचो कि ये तो तुम लोग को पता है, मेरे पास 3 यूनिट होता है, कि इनपुट यूनिट होता है, एक सिस्टम यूनिट होता है और एक आउटपुट यूनिट होता है। तो सोच लो इनपुट यूनिट में मेरा जो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड या फिर माउस से मैं कुछ डाटा दिया। ठीक है, तो सीपीयू में जाता है। मैं तुम्हें बोल रखा हूँ कि जो भी कुछ एप्लीकेशन चलता है कहाँ पे चलता है, तो रैम में चलता है। तो वैसे ही सीपीयू में डाटा गया, मतलब सबसे पहले मेरा कहाँ पर चला गया, मेरा रैम में चला गया। लेकिन मैं जो डाटा देता हूँ इनपुट यूनिट से या फिर इनपुट डिवाइस से, जो कुछ भी डाटा गया मेरा सीपीयू में, वो डाटा किस में है ना, हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब क्या होता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। जो कुछ भी लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मल 2 या फिर 5, जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, सब कुछ मैं कुछ लिख रहा हूँ नोट पैड में, दिस इज ए कैट, जो भी कुछ, तो वो सब किस में होता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है। लेकिन मेरा सीपीयू एक मशीन है और वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को समझता नहीं, जिसको मैं हाई लेवल लैंग्वेज बोलता हूँ। तो मशीन में जो कुछ भी सेव होता है वो कैसे सेव होता है, 1010 फॉर्मेट में, जिसको तुम लोग बाइट कोड बोल सकते हो या फिर बाइनरी के जैसा ही वो सेव होता है। ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे तुम लोग का सेव होता है, लेकिन बाइट कोड में ही सेव होता है, जिसको मैं लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज बोलता हूँ। तो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज अलग होता है और लो लेवल लैंग्वेज अलग होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं, सीपीयू यूज़ करता है। लो लेवल लैंग्वेज तो कैसे होगा, तो ऐसे तो मैं कुछ भी देता हूँ तो सीपीयू वो हाई लेवल लैंग्वेज को कभी समझ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या होता है
मेरा जो रैम होता है सीपीयू में एक्चुअली 3 पार्ट्स में, सीपीयू को एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मेरा सीयू, जिसको मैं बोलता हूँ कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड एमयू मेमोरी यूनिट। ओके, जो कुछ भी प्रोसेसिंग होगा वो एमयू में होगा, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करेगा? सीयू एंड एएलयू। ठीक है, एमयू मतलब वो रैम के अंडर में जाता है, सीयू और एएलयू मतलब वो प्रोसेसर के अंडर में जाता है। ठीक है, जैसे ही मेरा यहाँ से डाटा आएगा, ये समझ लेना कि डाटा क्या सीपीयू में, मतलब पहले मेरे रैम में ही है, जो कुछ भी एप्लीकेशन है रैम में है। तो सबसे पहले कंट्रोल कौन करेगा? सीयू। सीयू क्या करता है, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको प्रोसेस करके कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, सीयू के पास क्या होता है? एक ट्रांसलेटर प्रोवाइड किया गया होता है सीयू को। सीयू के पास हम लोग का एक ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग का असेंबलर, ट्रांसलेटर होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? बोल सकते हो जैसे कि असेंबलर, या फिर तुम लोग का कंपाइलर, या फिर तुम लोग का इंटरप्रेटर। ठीक है, ये सब क्या होता है? एग्जाम्पल होता है कि ट्रांसलेटर का। ठीक है, तो इन लोगों का काम क्या होता है? जैसे ही कुछ भी इन लोगों को मिलता है, सीयू में कुछ भी डाटा आता है, तो डाटा सबसे पहले क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है मेरा किस में? लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाने के बाद अभी मेरा सीपीयू क्या कर सकता है, मतलब अभी मेरा प्रोसेसर क्या कर सकता है? मशीन उसको पढ़ सकता है। अभी वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है, तो अभी उसको इंस्ट्रक्शन मिल गया, मतलब वो इंस्ट्रक्शन अभी मशीन अंडरस्टैंडेबल हो गया। तो उसके बाद क्या होता है? जो कुछ भी कैलकुलेशन होता है वो सारा का सारा चीज़ कहाँ पे होता है? एएलयू में होता है। ईच एंड एवरी कैलकुलेशन में भी वो अरिथमेटिकल हो सकता है या फिर वो मेरा लॉजिकल भी हो सकता है। अरिथमेटिकल और लॉजिकल क्या होता है? अरिथमेटिकल कैलकुलेशन मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे नॉर्मल कि 10 प्लस या 8 कितना होता है, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीज़ कहाँ पे हो जाता है? ये सब अरिथमेटिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होता है, ये लॉजिकल कैलकुलेशन सॉरी ये होता है मेरा अरिथमेटिकल कैलकुलेशन। और लॉजिकल क्या होता है? लॉजिकल मतलब जहाँ पे मेरा ट्रू एंड फॉल्स होता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि सपोज 10 इज़ लेस देन 11, ट्रू है स्टेटमेंट। सपोज मैं बोल रहा हूँ 2 इज़ ग्रेटर देन -1, तो स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है। तो ये जो ट्रू फॉल्स जहाँ पे आता है वो सब लॉजिकल होता है। तो सीपीयू में पूरा का पूरा जो भी मेरा प्रोसेसिंग होता है वो ये कैलकुलेशन को ऊपर ही डिपेंड करके मुझे रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा डाटा कहाँ पे जाता है? जो ये सीपीयू में जाता तो है रैम में, लेकिन सबसे पहले कंट्रोल होता है सीयू के थ्रू, वो कन्वर्ट हो जाता है मेरा मशीन कोड में। मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद ही मेरा एएलयू उसको प्रोसेस करके मुझे आउटपुट दे देता है। लेकिन ये जो आउटपुट मिलता है अभी वो कहाँ किस में होता है? वो लो लेवल लैंग्वेज में ही होता है। और अगर वो डायरेक्ट चला जाएगा आउटपुट में मॉनिटर में शो करेगा तो मैं समझ नहीं पाऊँगा, इसलिए वो क्या होगा? फिर से ट्रांसलेटर के थ्रू वो अगेन कन्वर्ट होगा ह्यूमन कोड को। ह्यूमन कोड मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद वो जाके मुझे दिखाएगा कहाँ पे? मॉनिटर में दिखाएगा। तो ये होता है एक बेसिक ऑपरेशन एक कंप्यूटर में। ठीक है, इनपुट से डाटा गया, वो सीयू के थ्रू कन्वर्ट हुआ, एएलयू में प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो कुछ भी चल रहा है वो सब एमयू में ही चलता है, मतलब वो मेमोरी यूनिट में ही चलता है। वो रिजल्ट मिलने के बाद वो अगेन कन्वर्ट हुआ सीयू के थ्रू हाई लेवल लैंग्वेज में, और जाकर मुझे आउटपुट दिखा दिया कहाँ पे? मेरा मॉनिटर में दिखा दिया। तो अभी सोचो ये जो प्रोसेसिंग होता है, ये जो स्टेप्स होता है, इसको हम लोग भी फॉलो करेंगे। ठीक है, जब मैं चाहता हूँ मेरा खुद का कुछ इंस्ट्रक्शन दूँ इनपुट यूनिट से, वो भी जानना चाहिए कहाँ पे? सीपीयू में। जानने के बाद यही स्टेप्स फॉलो करने के बाद मुझे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, मतलब लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा खुद का इंस्ट्रक्शन दूंगा, वो इंस्ट्रक्शन जाके मेरा प्रोसेस होगा सीपीयू में, और उसके बाद मुझे मॉनिटर में आउटपुट दिखाएगा। एग्जांपल क्या है? जैसे कि C++, या फिर जावा, या फिर C#, अल्गोल, फोर्टन, बहुत सारा है तुम लोग का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, हम लोग सबसे बेस वाला देखते हैं, सी को देखते हैं। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग अगर चेक करते हैं, मतलब इसमें अगर हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम लोग का बेसिक चीज़ भी यही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सी का एक प्रोग्राम दिखता कैसा है। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम करता हूँ सी में, देख लो। सपोज मेरा रहता है हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, इसके बाद सपोज मैं लिख रहा हूँ इंट, या फिर अभी के लिए इसको वॉइड रखते हैं। वॉइड में
और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ प्रिंटफ हेलो, ठीक है, सेमीकोलन। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, ये प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ तो ये प्रोग्राम से मुझे आउटपुट मिलेगा हेलो, ठीक है, प्रोग्राम का आउटपुट मुझे मिलेगा हेलो। तो ये जो प्रोग्राम होता है, ये प्रोग्राम में क्या क्या होता है, हम लोग का मेन मोटिव मुझे तुम लोग को प्रिंटफ एंड स्कैनफ के बारे में बताऊं, ठीक है। तो यहाँ पे बस समझ लो इतना कि ये चीज़ होता है मेरा हेडर फाइल, ठीक है। हेडर फाइल क्या होता है यहाँ पे, और ये जो stdio होता है मेरा लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन, अच्छा, ये जो हेडर फाइल बोलते हैं इसको एक्चुअली बोला जाता है पूरा, ये जो हैश इंक्लूड होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आई एक यहाँ पे रहेगा, ठीक है, हैश इंक्लूड होता है वो, हैश इंक्लूड, ठीक है। ये जो हैश इंक्लूड होता है ये होता है मेरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टली, ठीक है। जिससे ही मेरा कुछ प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, सबसे पहले मेरा हेडर फाइल, मतलब ये जो हेडर फाइल वाला पोर्शन ही मेरा सबसे पहले प्रोसेस होता है, ठीक है। इसका बारे में फिर के बताऊंगा क्या चीज़ है ये हैश इंक्लूड stdio.h, ओके। तो हेडर फाइल प्रोसेस होने के बाद मेरा क्या होता है, वो मेरा मेन को आता है, मेन फंक्शन मेरा क्या होता है, रन होता है। उसमें अगर मेरा कुछ प्रोग्राम है एग्जीक्यूट होने के लिए, कुछ भी स्टेटमेंट है जैसे कि प्रिंटफ हेलो, तो वो यहाँ से मुझे प्रिंटफ में जो हेलो लिखा करके मुझे हेलो मिल गया, ठीक है। इसका भी प्रोसेसिंग वही होगा, इसको मैं मेरे लैंग्वेज, मतलब इसको मैं लिखा ह्यूमन कोड में, ये जाएगा, ये जाने के बाद सीपी में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने के बाद प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद फिर से कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने के बाद मुझे आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। तो अभी सोचो कि अभी हम लोग चलते हैं प्रिंटफ स्कैनफ क्या होता है। यहाँ पे सोचो कि मुझे सिंपल से a+b करके दिखाना होता है, ठीक है। मैं तुम्हें बोल रखा हूँ पहले से, जो कुछ भी मेरा रन होता है कहाँ पे रन होता है, रैम में रन होता है। तो रैम में अगर एप्लीकेशन में रन करेगा, अगर अब मुझे a+b का आंसर मुझे चाहिए, मतलब दो वैल्यूज़, सोच लो कि 2+3 है, 2+3 का वैल्यूज़ मुझे चाहिए, तो कैसे होगा, जैसे ये प्रोसेस होता है सबसे पहले रैम में जो जाता है, सोच लो कि मेरा रैम कुछ ऐसा है, बहुत सारा इसमें सेल्स है, मेमोरी सेल, ठीक है। और ये मेमोरी सेल का एड्रेस भी होता है, सोच लो कि सबसे पहला वाला सेल का एड्रेस 0 है, ये 0 है, देन ये 1 है, देन ये 2 है, ऐसे ऐसे करके वो सोच लो कि ये बड़ा ये मतलब यहाँ पे जो होता है 6 कुछ भी है, सोच लो कुछ ऐसा यहाँ तक है मेरा एड्रेस, ठीक है। तो अगर मैं 2+3 कर रहा हूँ रैम में जाके, मे बी 2 मेरा यहाँ पे सेव हो सकता है, और मे बी 3 मेरा यहाँ पे सेव हो सकता है, ठीक है। मे बी इसको जहाँ पे भी सेव हो सकता है, और इन लोग का आंसर सपोज यहाँ पे सेव हुआ है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करता है ना, ये जो मेमोरी है यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 3 लिया, दोनों को प्रोसेस किया, दोनों को प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट मिला, आउटपुट की जगह पे सेव किया, उसके बाद इसको लेके मुझे कन्वर्ट करके मुझे दिखा दिया। लेकिन अगर मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा और मैं क्या करता हूँ 2+3 का आंसर दिखाऊंगा, और कौन सा मेमोरी से वो लेता है, वो 2 कहाँ से है, 3 कहाँ से लेगा, 5, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सब मेमोरी को मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये मेमोरी को यूज़ नहीं कर सकता। आइडेंटिफाई मतलब क्या, आइडेंटिफायर तुम लोग देख सकते हो जाके प्रोग्रामिंग में, मतलब सी में आइडेंटिफायर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि मुझे दो चीज़ को पहले सेव करना होता है, तो सबसे पहले मुझे 2 मेमोरी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, रैम में। तो सोच लो मैं क्या करता हूँ, एक ए लूँगा मेमोरी और एक बी लूँगा मेमोरी, ठीक है। 2 मेमोरी में क्रिएट कर रहा हूँ, एक ए अनदर इज़ बी, ठीक है। तो इसको मैं दे रखा हूँ ए, और इसका मेमोरी को आइडेंटिफाई किया विद बी, ओके। अगेन इन दोनों का रिजल्ट दिखाने के लिए मैं और एक मेमोरी ले लूँगा सम करके सॉरी सम करके और एक मेमोरी ले लिया, ठीक है। तो ये जो ए बी एंड सम है, ये तीनों मेमोरी है ना, तो ये तीनों को अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ तो मैं इन लोगों को ये जो आइडेंटिफायर नेम है इन लोगों का, इस नेम से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी ये जो ए बी एंड सम को डाटा टाइप के थ्रू ही मुझे इन लोगों को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सोचो डाटा टाइप भी तुम लोगों को पता होगा, नॉर्मली हम लोग इंट
या फिर फ्लोट या फिर कैरेक्टर डाटा टाइप यूज़ करते हैं। डाटा टाइप के बारे में फिर के भी बताऊंगा ब्रीफली, ठीक है। अभी के लिए सोच लो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर टाइप ही हम लोग यूज़ करते हैं। इंटीजर टाइप मतलब क्या होता है, जहाँ पे मैं सब डेसिमल वैल्यूज लेता हूँ, जैसे कि 0 +or-1 देन +or-2 एंड सो ऑन, ठीक है। और फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे मैं पॉइंट ले सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पे जा सकता है, जिसको पॉइंट नॉर्मल हम लोग पॉइंट वाला नंबर फ्लोट में ले सकते हैं। और कैरेक्टर में हम लोग सब सिम्बल्स लेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इंटीजर मतलब मैं नॉर्मल 1 2 3 को लेके अभी के लिए मैं एडिशन कर रहा हूँ दो, ठीक है। तो एक मेमोरी डिक्लेयर करने के लिए मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, इंट मतलब अभी मैं जो भी मेमोरी क्रिएट करूँगा सब इंटीजर टाइप ही होगा, a, b, सम, ओके। इसका मतलब ये हुआ, आई हैव क्रिएटेड 3 मेमोरीज विथ नेम a, b एंड सम, एंड ये तीनों जो मेमोरी a, b, सम है, दे आर कैपेबल टू टेक ओनली इंटीजर टाइप ऑफ डाटा, ओके। They cannot take any floating type or any character type. A, B and sum only can take integer type of data. Okay. तो अभी जो A, B and sum है मेमोरी क्रिएट हो गया, लेकिन अभी A, B, sum को लेके मैं क्या A, B यहाँ पे अगर मैं sum में जो A + B करूँगा तो मेरा क्या अभी हो सकता है क्या, क्योंकि अभी इसमें कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो मुझे यहाँ से आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, A एंड B को कुछ वैल्यू दूंगा, ओके। तो A एंड B को जो वैल्यू दूंगा, हाँ। और एक चीज़ समझ लो, ये जो ट्रांसलेटर होता था मेरा, क्योंकि मेरा असेंबलर काम करता है कंप्यूटर में, वो तो वो जो भी कुछ देता हूँ वो उसको कन्वर्ट कर लेता है लो लेवल में। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग खुद का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो कि मेरा ट्रांसलेटर के टाइप का ही काम करेगा। और इंटीजर के लिए मेरा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है मेरा %d या फिर %i भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो, मैं %d यूज़ करूँगा। और फ्लोट के लिए %f एंड कैरेक्टर के लिए %c में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये लोग एक ट्रांसलेटर के टाइप के ही काम करेंगे। इसका मतलब %d क्या कर सकता है, कोई भी इंटीजर टाइप वैल्यू को रीड कर सकता है या फिर उसको वो राइट कर सकता है। मतलब अगर मैं कुछ कीबोर्ड से कुछ डाटा दे रहा हूँ इंटीजर टाइप का वैल्यू, तो वो क्या कर सकता है, उसको लेके वो प्रोसेस कर सकता है, क्योंकि मैं जो डाटा दूंगा वो ह्यूमन कोड में होगा और दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू माय मशीन कोड लैंग्वेज, ओके। हेंस तो %d यूज़ करूँगा इन केस माई इंटीजर टाइप ऑफ डाटा, %f में यूज़ करूँगा इन केस ऑफ माई फ्लोटिंग टाइप डाटा, एंड %c को मैं यूज़ करूँगा इन केस ऑफ माई कैरेक्टर टाइप डाटा, ओके। तो अभी क्या करते हैं ना, इंट a b सम जो मैंने डिक्लेयर कर दिया, अभी इंट a b सम करके मेरा 3 मेमोरीज क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, अभी देखो प्रोग्राम अभी करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहीं पे। सोच लो, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, मुझे पहले हेडर फाइल देना पड़ेगा क्योंकि वो प्रोसेस होगा पहले, include std, ठीक है, दे दिया। तो अभी void में अगर तुम लोग इंट मेन या खाली मेन लेते हो तो लास्ट में मुझे बस एक रिटर्न 0 करना पड़ेगा और कुछ ज़्यादा बात है नहीं, ठीक है। तो void मैंने लिखा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं मेमोरी को डिक्लेयर करता हूँ, इंट a, b, सम, ओके। इसका मतलब मेरा 3 मेमोरी क्रिएट हो गया। तो अभी सोचो कि a एंड b को मैं कुछ वैल्यू दूंगा पहले। तो a को मैं सपोज दे रहा हूँ यहाँ पे a इक्वल्स टू दे दिया 10 एंड b इक्वल्स टू दे दिया मैं 20, ओके। तो अभी मेरा क्या हुआ, a में मेरा आ गया 10 एंड b में मेरा आ गया 20, ठीक है। तो a में मेरा अभी कितना है, 10 है और b में मेरा अभी कितना है, 20 है। तो सोचो अभी तक मेरा बस प्रोसेसिंग हो रहा है, लेकिन अभी तक मेरा आउटपुट स्क्रीन में कुछ नहीं दिखाया हूँ। सोच लो कि ये मेरा क्या है, एक एडिटर है जहाँ पे तुम लोग क्या करते हो ना, प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है। जब भी मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो क्या होगा, मेरा एक आउटपुट स्क्रीन में मुझे आउटपुट दिखाएगा, ठीक है।
तो अगर मैं इसको अभी बस रन कर दूं तो मेरा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, बस क्या, लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो जाएगा, ए बी सम करके 3 ठो मेमोरी वाला क्रिएट हो जाएगा एंड ए 10 विल बी असाइन टू ए एंड 20 विल बी असाइन टू बी। ओके, इतना मेरा बैकग्राउंड में रन कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पास ये जो दो नंबर क्या क्या है वो थोड़ा मुझे आउटपुट स्क्रीन में शो करवाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रिंटफ। ओके, प्रिंटफ एक फंक्शन होता है, किस लिए यूज़ करते हो तुम लोग, कुछ भी चीज़ अगर मैं आउटपुट स्क्रीन में दिखाना चाहता हूँ, आई वांट टू प्रिंट समथिंग इन आउटपुट स्क्रीन, देन आई विल यूज प्रिंटफ। ओके, ओके प्रिंटफ, यहाँ पे मैं लिखा प्रिंटफ में जो कुछ भी रहता है मेरा डबल स्ट्रिंग का अंदर रहता है। ए इक्वल्स टू, यहाँ पे सपोज मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ए इक्वल सपोज मैं 10 लिख दिया, तो यहाँ पे मुझे प्रिंटफ में भी वो शो कर देगा कि ए इक्वल्स टू 10। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो 10 लिख रहा हूँ, सोचो कि मैं यहाँ पे 10 को अगर 12 या फिर यहाँ पे मेमोरी में मैं 10 को 50 भी कर रहा हूँ, लेकिन प्रिंटफ में मेरा और 50 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैं उसको बस प्रिंट कर रहा हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ है दैट विल रीड फ्रॉम द मेमोरी। ओके, मेरा मेमोरी में 10 है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ ऐसा चीज़ यूज़ करूँ जो कि मेरा मेमोरी से मुझे नंबर रीड करके दे, सो दैट कि मैं मेमोरी में अगर कुछ भी मेमोरी को अपडेट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा नंबर भी अपडेट होता रहे। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे ट्रांसलेटर दे देता हूँ, जैसे कि %d। किस लिए %d दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेमोरी ऑलरेडी मेरा इंटीजर टाइप है और मैं यहाँ पे बोला कि इंटीजर टाइप मेमोरी के लिए मेरा जो ट्रांसलेटर मैं यूज़ करूँगा वो होगा मेरा %d। ओके, तो a इक्वल्स टू %d का मतलब क्या है ना, a इक्वल्स टू तक वो मेरा प्रिंट होगा, लेकिन %d सिंस %d एक ट्रांसलेटर है, इट विल प्लेस्ड ए नंबर। ओके, कहाँ से देगा, कॉमा के बाद जो मेमोरी का नाम यहाँ पे मैं दूंगा ए देने से वो मुझे 10 दिखाएगा। अगर b लिखूंगा तो वो a इक्वल्स टू 20 दिखाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे a लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब अभी अगर ये जो इसका मतलब अभी मेरा ये जो प्रिंटफ है और मैं अगर ये प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या दिखाएगा, a इक्वल्स टू 10 दिखाएगा, इतना ही। ठीक है, वैसे मैं दिखाना चाहता हूँ मेरा b का प्रोग्राम दिखाना चाहता हूँ, मतलब b का मैं वैल्यू दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने फिर से क्या लिखा ना, प्रिंटफ b इक्वल्स टू %d। इसका मतलब क्या हुआ ना, b इक्वल्स टू प्रिंट होगा, लेकिन %d के बदले में इट विल प्लस ए नंबर, कहाँ से देगा, कॉमा के बाद मैंने b दिया, तो ये क्या करेगा, b से मेरा वैल्यू लेके दिखा देगा, यहाँ पे कितना दिखाएगा ना, b इक्वल्स टू 20 करके। ओके, तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, सम में मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा भी सम इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, इसका मतलब सम में अभी मेरा a प्लस बी हो गया, मेरा आंसर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मेरा अभी आंसर है, जो भी आंसर है मुझे नहीं पता, लेकिन आंसर है यहाँ पे। अभी मैं सम को भी दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा ना, प्रिंटफ। ओके, प्रिंटफ में क्या दिखा दिया मैंने ना, सम इक्वल्स टू, सबको जितना लिखा सम इक्वल्स टू, तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे a इक्वल्स टू b इक्वल्स लिख रहा हूँ, तुम लोग लिख सकते हो वैसे कि फर्स्ट नंबर इज %d, सेकेंड नंबर इज %d, एडिशन इज %d। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा रिलेवेंट करने के लिए a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू मतलब a इक्वल्स टू %d मतलब a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20 एंड सम इक्वल्स टू %d। कहाँ से देगा, देखो यहाँ पे अगर मैं a का वैल्यू दूँ तो मुझे क्या दिखाएगा, सम इक्वल्स टू 10। अगर मैं यहाँ पे b लिखूँ तो क्या दिखाएगा, सम इक्वल्स टू 20। अगर मैं यहाँ पे सम लिखूँगा तो मुझे क्या दिखाएगा ना, सम इक्वल्स टू 30। ओके, तो यहाँ पे मुझे अभी वो क्या दिखाएगा, सम इक्वल्स टू 30। ओके, तो ये हुआ मेरा बेसिक ऑपरेशन। एक a प्लस बी को अगर लिख रहा हूँ प्रिंटफ के थ्रू तो मेरा कैसे आता है। ठीक है, इसका मतलब जैसे मैं %d को यूज़ करता हूँ, %d का काम क्या होता है, या तो फिर वो मेमोरी से कुछ वैल्यू को रीड करके मुझे आउटपुट स्क्रीन में देगा, या तो फिर अगर मैं कीबोर्ड से कुछ वैल्यू दे रहा हूँ आउटपुट स्क्रीन में तो यहाँ से भी वो रीड करके कुछ वैल्यू लेके यहाँ पे देगा। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल सा हो गया 10 to 30। सपोज इसको कोई चाहता है मुझे 40 60 चाहिए अब, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या हुआ, ए बी का वैल्यू फिक्स हो गया, मैं यहाँ पे ए और बी का वैल्यू को मैं डायनामिकली चेंज नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ मेरा कुछ प्रोग्राम इस टाइप का हो, कैसा ना, यहाँ पे पहले से दिखाएगा कि एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, सपोज मैं यहाँ पे दूंगा 2, कुछ भी दे सकता हूँ यहाँ पे जब वो मुझे मांग रहा है। देन वो मुझे मांगेगा एंटर सेकेंड नंबर,
सपोज मैं यहाँ पे कोई भी सपोज 10 दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, और लास्ट मुझे वो दिखाएगा एडिशन इज, इन दोनों का आंसर मुझे 12 दिखाएगा। मैं चाहता हूँ मेरा कुछ आउटपुट ऐसा हो, वो मुझे मांगेगा फर्स्ट नंबर, देन वो मुझे मांगेगा सेकंड नंबर, देन मेरा एडिशन करके वो मुझे दिखाएगा। ठीक है, इसके लिए मुझे कैसे करना पड़ेगा, जब मैं चाहता हूँ मेरा कोई वैल्यू कीबोर्ड से रीड हो, तब मैं यूज़ करना स्कैनएफ फंक्शन। ठीक है, स्कैनएफ फंक्शन क्या करता है, कीबोर्ड से मैं कुछ इनपुट देता हूँ तो उसको वो रीड करता है। वही सेम प्रोग्राम, यही सेम चीज़ को मैं कैसे लिखता हूँ, स्कैनएफ यूज़ करके, हैश इंक्लूड stdio.h, देन यहाँ पे void में, और यहाँ पे मैं लिखा सपोज int a, b, sum, देन printf, यहाँ पे मैं लिखा enter फर्स्ट नंबर। ओके, जब मैं ये नंबर को रीड करना चाहता हूँ, जब भी कोई नंबर में एंटर फास्ट नंबर मतलब ऐसे वो फास्ट नंबर दिखाएगा, यहीं पे मैं चाहता हूँ यूज़र कुछ नंबर दे और उसको वो कंप्यूटर एक्सेप्ट करे, तो यहाँ पे मैं स्कैनएफ यूज़ किया। स्कैनएफ क्योंकि मेरा मेमोरी सब इंटीजर टाइप है, तो जो भी नंबर को वो रीड करेगा दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर टाइप नंबर, मतलब उसी के हिसाब से वो नंबर मुझे एक्सेप्ट होना चाहिए, इसीलिए मैं स्कैनएफ यूज़ किया %d। ओके, और इसको लेके मैं कहाँ पे रखूँगा ना, ए पे रखूँगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, क्योंकि मेरे रैम में मैं तुम्हें दिखाया था जैसे मेरे पास बहुत सारा मेमोरी सेल होता है, तो फर्स्ट टाइम लेके मैं जब वो ए में नंबर सेव करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक एड्रेस देना पड़ता है। ठीक है, किसका एड्रेस ना, मेमोरी ए का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक यूज़ करता हूँ एम्परसेंड सिंबल। ओके, एम्परसेंड सिंबल का मतलब क्या होता है ना, एड्रेस ऑफ। ओके, एम्परसेंड का मतलब क्या होता है ना, एड्रेस ऑफ ए, उसके बाद ए लिखा, मतलब %d क्या करेगा, एक नंबर को रीड करेगा, कहाँ से, आउटपुट स्क्रीन से, जहाँ पे मैं थ्रू कीबोर्ड कुछ नंबर दूंगा। ओके, वो नंबर को वो लेके कहाँ पे रखेगा ना, एड्रेस ऑफ ए, मतलब वो ए वाला मेमोरी में लेके सेव कर देगा। ठीक है, वैसे ही सपोज मैं लिख रहा हूँ प्रिंटफ में कि एंटर सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे वो क्या होगा, स्कैनएफ same चीज %d means it will read a number from the keyboard and it will place it at the address of b। ओके, तो वो b में लेके सेव कर दिया। अभी मेरा a एंड b के पास वैल्यू हो गया, मतलब वैल्यू सेव हो चुका है। अभी मेरा काम क्या है ना, सम करूँगा, तो सम इक्वल्स टू a + b। ठीक है, पहला वाला प्रोग्राम में मैं क्या किया था, a एंड b का वैल्यू मैं पहले से ही प्रोग्राम में सेट कर दिया था, जो कि मेरा 10 एंड 20 फिक्स हो गया था। अभी इसको मैं चेंज नहीं कर सकता था तभी। लेकिन अभी क्या होगा, क्योंकि वो यूज़र को मांग रहा है कि एक नंबर दो और एक नंबर दूसरा नंबर दो, तो अभी क्या होगा ना, यूज़र के पास ऑप्शन से वो कुछ भी वैल्यू दे सकता है, इंटीजर टाइप वैल्यू, ना कि पॉइंट वैल्यू। ठीक है, इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, सम इक्वल्स टू a + b, और सम को दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ प्रिंटफ एडिशन इज %d, कहाँ से देगा वो मुझे नंबर, सम से देगा। तो ये होता है हमारा नॉर्मल प्रोग्राम, किसके लिए ना, मुझे जो a + b दिखाने के लिए। जैसे कि एंटर फर्स्ट नंबर मांगेगा, तुम 2 दिए तो वो क्या किया, स्कैनएफ के थ्रू उसको रीड किया, 2 को उसको लेके a में रख दिया। देखो स्कैनएफ में मैं एम्परसेंड दे रहा हूँ, लेकिन प्रिंटफ में मैं एम्परसेंड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। स्कैनएफ के टाइम ही मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर को रीड करते हो उसको मुझे एड्रेस के थ्रू लेकर सेव करना पड़ता है, लेकिन आउटपुट देते टाइम मुझे वो एड्रेस नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट वहाँ से नंबर को फेच कर सकता है। इतना याद रखना। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो बनाया था किसके लिए ना, इन स्कैनएफ एंड ये वो प्रिंटफ स्कैनएफ का एग्जाम्पल दिखाने के लिए। तो हम लोग अगर होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोग को फिर से आगे दिखाऊंगा। ठीक है।